एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। विंटर्स आ गई हैं और हमने ये टी शर्ट बनाई हुई है जो फुल बाजू की टी शर्ट है, 280 जीएस में मोटी टी शर्ट है। आर्मी के ऑर्डर पे हमने ये बनाई थी, उनको डिलीवर करने के बाद कुछ पीसेस बच गए हैं। अगर आप इस प्रकार की प्लेन टी शर्ट लेने के इच्छुक हैं या हमारे एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स में से कुछ उसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। आपको अगले दिन ही ये डिस्पैच कर दी जाएगी। दाम काफी इसका सस्ता रखा गया है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारतीय नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमें पता है कि भारतीय नेवी प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन खरीदना चाहते हैं, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने वाला है, जिसमें कि AIP लगा होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा और ये प्रूवन AIP होना चाहिए, जो कि अंतिमतः जर्मनी और स्पेन की तरफ से भारत के सामने रखा गया। इसमें प्रोक्योरमेंट का जो तरीका था उसमें भारतीय कंपनी के साथ संयोग करके जॉइंट वेंचर बनाना था और एक नया प्रोडक्ट भारत के लिए सामने रखना था, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का कोई प्रोडक्ट हो सकता है और उसमें डिजाइन मॉडिफिकेशन या थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करके भारतीयकरण करके उसको भारतीय नेवी के लिए बनाना था। इसमें मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ थाइसन ग्रुप, जो कि जर्मनी की कंपनी है, और LNT के साथ नवंतिया, जो कि स्पेन की कंपनी है, संयोग किया। हम ये जान रहे थे कि सी ट्रायल भी हो चुके हैं, फील्ड ट्रायल हो चुके हैं और इस ठंडियों में या ये जो दिसंबर 2024 है या फरवरी मार्च तक इसका निर्णय आना था। अब ये निर्णय अधर में लटक गया है। पहले तो ये कि इंडियन नेवी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि किसका फील्ड ट्रायल बेटर है। अगर इस पर कोई अंतिम निर्णय बन भी गया है, फिर भी दोबारा इस फील्ड ट्रायल को जांचा जा रहा है। साथ ही साथ जिन पार्टियों ने इसमें भाग लिया था उनकी तरफ से कंप्लेन की जा रही है कि ये जो ट्रायल हुआ था उसमें पार्शियलिटी हुई है या उनको ये बताया नहीं गया कि फील्ड ट्रायल किस प्रकार से होगा। बिना बताए अपने मन से इंडियन नेवी की तरफ से अपने प्रोसीजर से इसका फील्ड ट्रायल किया गया, जिससे कि जो पार्टी इस AIP को या इस सबमरीन को बना रही है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, उनको ये समझ नहीं आया कि किन किन चीज़ों की जांच की जाएगी। उसके लिए वो तैयार नहीं थे। इकोनॉमिक टाइम्स को उसके सोर्सेस ने ये बताया कि हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें उन वेंडर्स की तरफ से की जा रही हों जो कि हारने का जिनको डर है और जिनको ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो बात सही है कि इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट को लटकाने के लिए या जो कॉम्पिटिटर पार्टी है वो जीत ना जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। हालांकि भारत जहां पर इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि इस तरह की कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, तो इस कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसके बाद ही किसी को विजेता घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा समय लगने वाला है, जो कि 1 साल से ज़्यादा से पिछड़ चुका है पहले ही। अब इसमें और ज़्यादा समय लग जाएगा। इस तरह के प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ही निकल कर आए हैं, या इस प्रकार का जो प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर, जिसमें कि विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ सहयोग करके चीज़ें बनाती हैं, भारत के लिए एक नया प्रोडक्ट सामने रखती हैं, इस तरह का जो प्रोसीजर है वो इस गवर्नमेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये इस प्रोसीजर की जांच भी होगी कि कितना सक्सेसफुल ये प्रोसीजर रहता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश चीन के, पाकिस्तान के और अमेरिका के ज़्यादा करीब आ गया है। चीन और पाकिस्तान के करीब वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान से जो मिलिट्री रिश्ते हैं या पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बांग्लादेश की तरफ से अब बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ चीन से एयरक्राफ्ट खरीदने की बात भी करी जा रही है। उनके एयर चीफ मार्शल की तरफ से जब ये कहा गया कि वो बांग्लादेश की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तभी से ये कयास लगने लगे हैं कि अब वो J-10C खरीदेंगे, जो कि चीन के द्वारा बनाए जाते हैं और एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसी प्रकार का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से भी खरीदा गया है। बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि 16 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट वो खरीदना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने पुराने होते F-7MB के स्क्वाड्रन को रिप्लेस करना चाहते हैं। ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे जाएंगे, जो कि ग्राउंड पे अटैक करने के लिए या उनकी आर्मी में इस्तेमाल किए जाएंगे। और हम जानते हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसी इन्फेंट्री या टैंक की बटालियन को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। हमें हमेशा से ये लगता था कि बांग्लादेश जो हथियार खरीदता है वो किन के खिलाफ खरीदता है। भारत से तो रिश्ते अच्छे ही हैं, म्यांमार से भी रिश्ते कोई ऐसे खराब नहीं है, पर अब ये पता चल रहा है हमें कि ये सब तैयारियां उन समयों के लिए है जब ऐसी गवर्नमेंट आए जो भारत से रिश्ते खराब करे और पाकिस्तान और चीन के हाथ की कठपुतली बने
और भारत पे अटैक करने का प्रयास करें। केवल ये प्रयास कर सकते हैं, जीत तो सकते नहीं हैं, पर हाँ एक फ्रंट खोल सकते हैं जिससे कि भारत इसमें बिजी रह सकता है युद्ध के समय में। आपको क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं SFDR की, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा प्रपल्जन सिस्टम होता है जिसमें कि रैमजेट इंजन का इस्तेमाल तो किया जाता है, पर इसमें जो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका ही इस्तेमाल फ्यूल के बर्निंग में किया जाता है। जनरली हम लोग अभी तक जो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे या हम बनाए थे उसमें ऑक्सीडाइज़र उसी में डालना पड़ता था, जिससे कि मिसाइल का वज़न बढ़ जाता था और ईंधन का जो वज़न है वो कम रखना पड़ता था। अब अगर ये एटमॉस्फेयर में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगेगा जो SFDR टेक्नोलॉजी में है, जिससे कि हमें ऑक्सीडाइज़र उसमें फिल नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा ईंधन इसमें फिल हो पाएगा किसी भी मिसाइल में। अब अस्त्र को ही हम लोग ले लेते हैं। अगर अस्त्र में इस SFDR का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ऑक्सीडाइज़र हमें नहीं भरना पड़ेगा, जिससे कि केवल फ्यूल ही फ्यूल ज़्यादा मात्रा में भर सकते हैं हम और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इसके रेंज बढ़ जाएगी। इसी प्रकार का SFDR टेक्नोलॉजी मीटियोर मिसाइल में भी किया जाता है, जो कि उसको सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल बना देती है। अब भारत की तरफ से इसका फाइनल टेस्ट कर लिया गया है, इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप मान लिया गया है और आगे चल के अब हम लोग मिसाइलों में इसका इनकॉर्पोरेशन करेंगे। इसका इनकॉर्पोरेशन करते ही भारत को भी मीटियोर जैसी मिसाइलें या उसके लगभग समकक्ष मिसाइलें डेवलप करने में आसानी होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं कुछ प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। इसमें पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें 12 Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने की बात है, जो कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसको मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो गई है HAL से। इसके अलावा हम जानते हैं K9 वज्रा T जो कि L&T के द्वारा भारत के लिए बनाया जाता है, 100 ऑलरेडी इंडियन आर्मी में इंडक्टेड है, 100 की और मंजूरी दे दी गई है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब L&T के हजीरा प्लांट में स्टार्ट कर दी जाएगी। L&T इस बार जो 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन जो कि K9 वज्रा T है जो डिलीवर करेगा, उसमें जो इंडिजीनियस कंटेंट है वो बढ़ गए हैं पिछले के मुकाबले। और ये जो दोनों ही ऑर्डर है ये इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए MSME और छोटे जो इंटरप्राइजेस होते हैं, सप्लाई चेन्स होते हैं, उनको बरकरार रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। अगर हम ऑर्डर नहीं देंगे तो ये इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी या उन प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया जाएगा जो कि इन हथियारों में लगे होते हैं। अब इससे आगे चल के जब हमें ज़्यादा आवश्यकता या इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ेगी तो ये कंपनियां उसको बना नहीं पाएंगी, क्योंकि उस पर वो काम छोड़ चुकी होंगी। इसलिए इस तरह के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट देते रहने चाहिए समय समय पर। बात कर लेते हैं भारत नेपाल रिश्तों की। हम जानते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की नेपाल यात्रा हुई, अब नेपाल के आर्मी चीफ की भारत यात्रा हुई और दोनों को ही एक दूसरे देश का ऑनररी जनरल बनाया गया। इसी कड़ी में जब नेपाल के आर्मी चीफ भारत आए हुए थे तो उनको कुछ ड्रोन दिए गए जो कि नेपाली आर्मी के लिए काम आएंगे। ये टारगेट प्रैक्टिसिंग ड्रोन हैं जो कि टारगेट प्रैक्टिस करने के काम आते हैं। मतलब अगर किसी मिसाइल की जांच करनी है तो नेपाली आर्मी इसका इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि नेपाली आर्मी इतनी स्ट्रांग है नहीं कि इन टारगेट ड्रोन का वो इस्तेमाल आने वाले समय में करे, क्योंकि मिसाइल लॉन्च करने के भी तो खर्चा लगता है। पर भारत ने अपनी तरफ से दे दिया है और नेपाल को इस तरह की छोटी मोटी भेंट हम लोग लगातार देते रहते हैं। और हाँ, इस प्रकार की जो छोटी मोटी भेंट है वो मालदीव्स को भी हम देते रहे हैं, अन्य कंट्रीज़ को भी देते रहे। पर जब खरीदने की बात आती है तो ये कंट्रीज़ दूसरे देशों से चीज़ें खरीद लेती हैं भारत को दरकिनार करते हुए। भारत को पॉलिसी बनानी चाहिए कि कुछ चीज़ हम गिफ्ट में देंगे, कुछ चीज़ों के पैसे लगेंगे। बहरहाल नेपाल से अच्छे रिश्ते बनाए रखे भारत, ये बहुत अच्छी बात है। नेपाल एक भाई की तरह देश है भारत के लिए और इस प्रकार की गिफ्ट देनी चाहिए। नेपाल को भी ये समझना चाहिए या उनकी गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि भारत से बेहतर मित्र या भारत से बेहतर भाई उनको कोई मिलने वाला नहीं है। चीन की गोद में बैठना उनके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। हालांकि अभी रिसेंट में नेपाल की तरफ से ऐसी चीन की गोद में बैठने वाली खबरें नहीं आ रही हैं। जब KP शर्मा ओली था तब ज़्यादातर इस तरह की खबरें आती थीं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।